हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 1 नवंबर 2020 की शाम। और अच्छी सी टॉपिक है, क्या हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं? क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा खुशियाँ ला सकें, या अपना जो जीवन का पर्पस है, जो गोल है, उसके क्लोजर जा सकें? तो इसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे और एक खास इंसान की बातचीत आपके सामने रखना चाहूँगा। उनका नाम है जे शेट्टी। अभी केवल 33 साल के हैं, बट बहुत सारे अकम्पलिशमेंट है उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। जे शेट्टी साहब ने अभी एक किताब लिखी है, हाउ टू थिंक लाइक अ मंक। अब मंक जो हैं ये तो जो बुद्धिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है, बट हमारी हिंदी की भाषा में हमारे जो साधु संत हैं उनको भी आप मंक बुला सकते हैं। तो जे शेट्टी साहब ने जो किताब लिखी है उससे कुछ अंश आपके साथ आज शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ से शुरुआत होती है कि आप किसी भी स्कूल में देखें या कॉलेज में, स्कूल में देखें तो पीटी की कक्षा होती है, पीटी पीरियड होता है, गेम्स का पीरियड होता है, बट माइंड का कोई पीरियड नहीं होता। कोई ऐसी पीरियड नहीं होती कि जिसमें माइंड की ट्रेनिंग हो। कोई माइंड स्कूल भी नहीं होता। यहाँ तक कि आप स्कूल छोड़ दें, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो भी माइंड ट्रेनिंग के ऊपर में कुछ ज्यादा होता नहीं है। मुझे तो याद नहीं है। अब जो लोग अभी साइकोलॉजी क्लिनिकल पढ़ रहे हैं या फिर दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं जो ब्रेन के रिलेटेड है, शायद उनकी पढ़ाई में कुछ हो। अभी कुछ स्कूल्स में मेडिटेशन के ऊपर में थोड़ा ध्यान दिया जाना चालू हुआ है कि बच्चों को कैसे अपने मन को कंट्रोल में करना सिखाया जा सके। बट जो मोटा मोटा आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फोकस बाहर की दुनिया पे रहता है, पढ़ाई में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, बशर्ते कि हमारी अंदर में जो हमारा इंटरनल स्पेस है, यहाँ क्या चल रहा है और हम क्या इसको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्या। तो जिस तरह से आपको कुछ भी नया सीखना हो, कोई नई शिक्षा या विद्या सीखनी हो, तो अगर आपको टेनिस सीखना है तो आपको टेनिस प्लेयर्स के, आप रोजर फेडरर के पास जाएंगे, या राफेल नदाल या डोजोविक और सिलेना है। अगर आपको F1 में ड्राइविंग सीखनी है तो लेविस हैमिल्टन है। क्रिकेट सीखना है इंडिया में तो सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है। और अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से जे शेट्टी साहब का बोलना है कि अगर आपको माइंड के बारे में सीखना है तो फिर आपको जाना चाहिए एक्सपर्ट के पास। और वो एक्सपर्ट कौन है? जो साधु संत हैं, जो मंक्स हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी है वो इसी दिमाग को नियंत्रित करने में और इसको समझने में लगा दी है। तो जरूर उनके पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो आपके और हमारे लिए काम की हो सकती है। इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस भी है। मंक्स के दिमाग को जब स्कैन किया गया, ब्रेन स्कैन, तो उनके दिमाग में गामा वेव्स, बहुत ही मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गामा वेव्स वेर सीन। अब ये जो है, ये गामा वेव्स हैं, ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं किसी की खुशहाली से, हैप्पीनेस से, अटेंशन से, फोकस से। तो अगर ये चीजें आपको लाइफ में, हैप्पीनेस, अटेंशन, फोकस चाहिए, तो आपके दिमाग में गामा वेव्स होनी चाहिए। यहां तक कि ब्रेन स्कैन में उन्होंने ये भी देखा गया कि वो किसी एक विषय से दूसरे विषय पे तुरंत फ्लिप हो सकते हैं, तुरंत स्विच कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। अभी मेरा भी एक ख्याल है और आप लोगों का भी एक ख्याल होगा कि वो तो ठीक है, मंक्स हैं तो वो कर सकते हैं, बट हम साधारण लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, हमारे पास कहाँ से इतना समय है कि हम मंक वंक बने या कुछ कर पाए। तो ये जो दिमाग के पीछे लगना है और दिमाग से रिलेटेड सोचना, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना, मेरे हिसाब से ये समय की बात होती है। आप, हो सकता है आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपके आजू बाजू बहुत सारे शिक्षक हो, लेकिन जब तक आपका समय नहीं आया तब तक शायद आपको ये घंटी कभी बजती नहीं है। लेकिन एक और चीज है, अगर कभी भी एक रत्ती भर क्यूरियोसिटी आई, एक इच्छा जगी, तो आपको फिर आपका जो शिक्षक है, वो पढ़ाने वाला, समझाने वाला आपके सामने आ जाएगा और आपको वो आइडिया कुछ ना कुछ नए देके जाएंगे। तो रिमेंबर दैट,
अगर आप ये देख रहे हैं और या आप सुन रहे हैं तो शायद आपका भी कुछ नया सीखने और समझने का समय आ गया है। अदरवाइज आप घूम कर देखें, आप एक और चीज अपने आजू बाजू जितने भी लोग हैं और सोच कर देखें कि उनमें से कौन है जो जेन्युइनली बहुत जेन्युइनली हैप्पी है, जो बहुत खुश है। सोच के बताइए, एक दो लोग होंगे कोई जिनको देख के आपको लगे कि हाँ ये बंदा बहुत खुश लग रहा है। अदरवाइज तो आप देखिए हम सब लगे हुए हैं कौन सी चीज में, हमें ज्यादा चीजें चाहिए, वी वांट टू डू मोर, वी वांट टू गेट मोर, वी वांट टू एंजॉय मोर, सब कुछ ज्यादा ही करना है हमें। और आप और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज्यादा मीनिंगफुल हों, हमारी आपकी लाइफ में ज्यादा हैप्पीनेस आए, पीस बढ़े, ज्यादा हंसे, हम खुशहाल रहें, अभी जो कर रहे हैं उसमें फोकस कर पाए। अभिनव जी नमस्कार, संध्या जी स्वागत है आपका, थैंक्स रोशन। तो एक MIT में स्टडी की गई और स्टडी में खाली ये स्टडी का पर्पस था कि पूरी जनता में कितने सारे लोग हैं जो कि ओपन माइंड के हैं और जो नए विचारों को अपने जीवन में आने का चांस देते हैं और बताते हैं। तो खाली ये देखना था कि ओपननेस और एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिव एंड इनोवेटिव कितने लोगों में है। तो दो तरह के लोग देखे गए बेसिकली। अब एक लोग थे कि ऐसे लोग और जिनके आजू बाजू में, जिनके दोस्त की सर्किल में ऐसे लोग हैं जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सब जानते हैं, मतलब एक ग्रुप जिसमें कि सब एक दूसरे से एवरीबडी नोज ईच अदर। एंड देयर इज अनदर ग्रुप जिसमें एक इंसान है और उसके मान लीजिए 10, 15, 20, 25 जो फ्रेंड हैं, बट उन 20-25 में से किसका कोई से किसी से कनेक्शन नहीं है। मतलब सब अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के और काम करने वाले लोग हैं। किस ग्रुप में या किस इंसान में आपको ज्यादा क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस या फिर इम्पैक्टफुलनेस जो वो काम कर रहे हैं देखने को मिलेगी? वो इंसान जो ऐसे लोगों से घिरा है जो कि सेम एक ही सर्कल के हैं, उनमें क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस और इम्पैक्टफुलनेस कम होती है, बशर्ते वो इंसान जो कि एक अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्शन करता है, अलग अलग विचारधारा के लोगों से जिनकी बातचीत होती है। तो MIT के जो साइंटिस्ट हैं वो पहले वाले ग्रुप को बोलते हैं इसको इको चेम्बर। अब इको चेम्बर में सब कुछ एक जैसा ही है, आप एक जैसे सोचने वाले हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, एक जैसा सब कुछ मानते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन की और नए आइडियाज के आने की शायद जगह ही नहीं बचती कि कुछ नया आ पाए उसमें। हालांकि जो दूसरा ग्रुप है वो ज्यादा इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, उनकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल है, ज्यादा इम्पैक्ट कर पाते हैं। तो इन सब के पीछे एक फैक्टर जो है, जो आजकल बड़े कॉर्पोरेट्स में भी इसको बहुत तवज्जो दी जाती है, वो है क्यूरियोसिटी। कि किसी भी चीज में आप जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए, कुछ मतलब सवाल पूछना, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं जिससे कि एक नया पर्सपेक्टिव निकल के, एक नई डायमेंशन निकल के किसी चीज में। थोड़ा एसोटेरिक हो रहा है, बट हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कभी कभी चलता ही रहता है, एंड लाइफ इज नेवर फ्लैट। तो खुश भी होते हैं हम, दुखी भी होते हैं हम, और ये जो सर्कल चलती रहती है। तो जे शेट्टी साहब ने इस सर्कल में एक बहुत पहले के समय में एक चीज उन्होंने समझा। खाली 21 साल, 21 भी नहीं, 18-19 साल की उम्र थी जे शेट्टी साहब की, और ये नरेट करते हैं कि 18-19 साल की उम्र में भी उनकी दोस्ती अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों से थी, और ऐसे लोग जिनके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छी कार है, जिनके पार्टनर्स परफेक्ट हैं, लेकिन वो जब भी ओपनली ऑनेस्टली इनसे बात करते थे तो बोलते थे खुश नहीं हूं मैं। मतलब ये सब नौकरी है, फैमिली है, सब कुछ है, बट खुशहाली ही नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। सो इट मेड जे शेट्टी टू थिंक कि आफ्टर ऑल इस बंदे के पास अच्छी नौकरी है, घर भी है, एक अच्छी कार चलाते हैं, इनका लाइफ पार्टनर इनके हिसाब से इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, व्हाई स्टिल देयर इज अनहैप्पीनेस अराउंड, और नाराजगी क्यों है? तो
इसी दौरान एक बार इनके कॉलेज में ही एक मंक को बुलाया गया था बोलने के लिए, और गौरांग दास जी हैं जो कि इस्कॉन से रिलेटेड हैं, तो उनको बुलाया गया था, कॉलेज ने इनवाइट किया था बोलने के लिए। रोशन ने कुछ लिखा, आई थिंक यू हैव गेन्ड वेट, यस रोशन यू कैन कॉल इट द कोविड टाइम्स, एंड बट लेट मी टेल यू दैट फ्रॉम टुडे वी हैव स्टार्टेड साइकिलिंग, एक साइकिल खरीदी गई है, एंड आई प्रॉमिस दैट you'll see me in my much better look than as compared to the COVID 2020 look. So thanks for noticing that. तो ये जे शेट्टी साहब गौरांग दास की मतलब उनके टॉक में गए, और गए तो बड़े एरोगेंस के साथ गए कि ये साधु संत से हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये तो पूरे दिन भर शांत एक जगह बैठे रहते हैं, जिंदगी में तो कुछ अचीव किया नहीं है इन्होंने, तो हमें क्या सिखाएंगे। तो बड़े एरोगेंस और एटीट्यूड के साथ गए थे। बट वहां जाके उनको ये रियलाइज हुआ कि एक साधु जिसके पास कुछ नहीं है मेटेरियलिस्टिकली, ये दुनिया के हिसाब से कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वो संतुष्ट मिले वो उनको सेटिस्फाइड मिले। उनकी बात करने का जो लहजा था वो बड़े कंपैशन और एम्पैथी से बात कर रहे थे, सहानुभूति दिखाना, दूसरों की बातों पे नाराज नहीं होना, और बड़े शांत। तो एक यंग जे शेट्टी को बड़ा ही फैसिनेटिंग लगा, और एक बहुत बड़ा उन्होंने तभी का तभी एक काम किया कि गौरांग दास के आगे जितने लेक्चर्स हुए यूके में, सब में वो साथ रह गए। और उसके साथ के साथ इन्होंने एक और चीज की, अगले 3 साल तक वो भारत में आके, बॉम्बे में आकर के एक इस्कॉन के साधु बन के, सन्यासी जो होते हैं वो सन्यासी बन के उन्होंने 3 साल निकाले। और उसके बाद जे शेट्टी वापस जब भी गए हैं तो ही इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया। जो साधु के, मंक के जीवन में जो चीजें सीखी थी, उसको हम और आप नॉर्मल इंसान अगर उससे कुछ सीख कर अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, उसके ऊपर में उन्होंने बहुत सारी चीजें छोटी छोटी वीडियो बना के शेयर करना चालू किया। तो फेसबुक पे काफी पॉपुलर हैं जे शेट्टी साहब। अभी भी उनकी उम्र केवल 33 साल है, बट उनके लाखों फॉलोअर्स हैं अक्रॉस पूरी दुनिया में। तो 3 साल का जो साधु बनने का जो उनका अनुभव था, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें वो अपनी किताब में शेयर करते हैं। वापिस वही सवाल, तो उनका सवाल भी हमेशा यही रहता है कि अपने आजू बाजू देखिए और ये मालूम कीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो रियली बहुत बहुत खुश हैं अपनी करंट लाइफ से, अपने स्टेटस से। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप जितने ज्यादा लोगों को देखने जाएं तो बड़े सारे जजमेंटल हो गए हैं हम, अलग अलग पार्टीज में बट गए हैं। धर्म ने तो बांटा ही है, अभी रंग के हिसाब से भी बट गए हैं, सफेद हैं तो काले हैं, तो मेरा जो नजरिया है देखने का दुनिया वही सही है। मतलब कुछ अगर नई चीज हम डिस्कस करने जाए तो अभी के समय में बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है किसी नई आइडिया के ऊपर में बात करना या डिस्कस करना उसको। यहाँ पे मैं टॉम बिलीव जी का नाम लेना चाहूंगा। वो अक्सर बोलते हैं कि आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बट हेल्ड लूजली, कि मेरे जो विचार है ना, मेरे जो सैद्धांतिक सोच है वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं उसको हल्का पकड़ता हूँ, क्योंकि समय के साथ इंसान बदलते हैं और जो बिलीफ और विचार हैं वो भी बदलते रहते हैं। जे शेट्टी साहब जी आते हैं एक बड़ी मुख्य बात पे अपनी किताब में, और इससे उनकी किताब की शुरुआत होती है, जिसमें वो बोलते हैं कि सारी चीजों की जो प्रॉब्लम की शुरुआत है वो है आपकी पहचान, आइडेंटिटी। और ये जो है एक साधु जो है किसी भी चीज को उसके जड़ तक जाके सोचते हैं, रूट कॉज तक जाते हैं। हाय अंचल, स्वागत है आपका। मैं बहुत खुश हूं कि आप मधुबनी से भी ज्वाइन कर पाए। तो जो मंक माइंडसेट है उसमें कि किसी भी चीज में, किसी भी परेशानी के पीछे, जीवन में जो हमें और आपको जो परेशानी होती है उसके पीछे कारण क्या है, हमारे सारे परेशानियों के जड़ के पीछे में आपको आपकी पहचान नजर आएगी। आप खुद को किस तरह से पहचानते हैं। और इसमें जे शेट्टी साहब एक चार्ल्स हॉटन कूली नाम के एक राइटर हैं जिन्होंने 1800 से 1900 के बीच में थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी कि द चैलेंज टुडे इज आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। आज के समय में दुविधा ये है, आज के समय नहीं, 1800 में बोला था, आज भी वही दुविधा है। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं मैं हूं,
मैं वो नहीं हूं जो आप सोचते हैं मैं हूं, बल्कि मैं जो सोचता हूं और जो मैं फील करता हूं, आप कैसा फील करते हैं मुझे। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मतलब मेरी जो खुद के बारे में जो पहचान है, मेरी जो आइडेंटिटी है, वो कैसे बिल्ड हुई है कि अगर सामने वाले ने बोला अमित तुम स्मार्ट हो, तो मैंने खुद को बोला अच्छा मैं स्मार्ट हूं। तो सामने वाले की सोच और परसेप्शन ने मेरी खुद की आइडेंटिटी को बिल्ड करने में मदद की है। अभी दूसरों की जी मतलब हमारी जो अंदर की जो फीलिंग है, वो दूसरे के विचार और उन्होंने किस तरह से उसको आपके सामने रखा, इससे हमारी आइडेंटिटी बनी है। तो आप प्रॉब्लम इसमें यह है कि अब हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें परस्यू करने लग जाते हैं, खोजने लग जाते हैं, उसके पीछे भागने लग जाते हैं। शायद ये भी पता नहीं रहता कि हमारी खुद की चाहत है कि ये दूसरे लोगों ने उस चाहत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जैसे इतनी बड़ी कार होनी चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए। और आप देख लें, आप चाहे बड़े से बड़े घर में, बहुत बड़े घर में रहने वाले लोग भी, क्या वो उस घर को खरीद कर 1 महीना रहने के बाद वो खुशी मेंटेन रहती है क्या? नहीं, नीचे आती है। आप बहुत बड़ी कार खरीद लें, जब तक खरीदी नहीं हो, चलाई नहीं हो, तब तक ठीक है, लाए लेकर आए, कुछ दिनों में वापिस वो। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये इसलिए आ रही है कि वो प्रॉब्ली, ये मेरी सोच नहीं है, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, ये जे शेट्टी साहब का बताना है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो चाहत है जीवन में, वो आपकी खुद की चाहत थी कि किसी और ने आपके दिमाग के अंदर डाल दी और आप उसके पीछे लग गए, भाग गए और दौड़ रहे हैं। एक गैरी वेंचुक का एक एग्जाम्पल देते हैं। वो गैरी साहब ने एक बोला कि एक बंदे से, काफी अच्छे खासे इंसान थे, उनसे पूछा कि आप जो BMW कार चलाते हो, ये आप BMW कार के ओनर इसलिए बने, ये नहीं कि आपको ये कार बहुत पसंद है, बल्कि कि मैं इस कार में बैठूंगा तो बाहर से लोग मुझको देखकर क्या सोचेंगे, उनको क्या मतलब फीलिंग होगी। तो जो जिन्होंने BMW के जो मालिक थे, वो एकदम अग्री हो गया। अच्छा, इसमें किसी की निंदा नहीं है, सारे इंसान अच्छे होते हैं, सब कोई अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर आपको BMW चलाने का शौक है, बिल्कुल बेहिचक चलाइए, मेरा कोई जजमेंट नहीं है, मैं खाली एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। तो वो जो BMW वाले थे, उन्होंने अग्री किया कि हाँ, मैंने BMW कार इसलिए खरीदी कि इससे मेरी क्लास का पता चलता है, मेरी पावर का, पोजीशन का सोसाइटी में पता चलता है। तो गैरी साहब का बोलना है कि हम जो भी चीजें ऐसी करते हैं, एस्पिरेशनल चीजें, इसमें ज्यादातर हमारी खुद की चाहत ना होकर के दूसरों से वैलिडेशन मिलने की इच्छा लेकर हम करते हैं कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा तो सामने वाले देखकर मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये नहीं कि मुझे ये पसंद है इसलिए मैं पहन रहा हूं, नहीं, सामने के लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके हिसाब से हमारी बहुत सारी बिहेवियर और आइडेंटिटी चेंज होती है। अब इसका एक क्रूड एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि एक सोच ही है कि खुद की फैमिली के लोग अपने घर की बेटी की हत्या करते हैं, मार देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ये है कि ये इसी जात की रहेगी, इसी जाति में शादी होगी, हमारी जाति से बाहर गई तो उसका मर जाना अच्छा है। ये भी एक पहचान है। और ये शायद एज अ बाप, जब भी वो बाद में उनको मारने के बाद भी ये तकलीफ हो सकती है कि मैंने क्या जघन्य काम कर दिया, बहुत गलत काम कर दिया, लेकिन वो आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है वो जाति की कि तभी वो गुस्से में वो कर भी सकते हैं। तो सोसाइटी से वैलिडेशन, सोसाइटी क्या बोलेगी, मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे आपके लिए। तो हमारा आपका चैलेंज ये है कि हम कैसे मालूम करें कि हम एक्चुअली मैं कौन हूं, और मैं जो कर रहा हूं अपनी चाहत से कर रहा हूं कि किसी और के प्रेशर की वजह से कर रहा हूं। और ये मैं बड़े ह्यूमिलिटी के साथ आप सबको बोल रहा हूं, आप भले 20 साल के हो, 30 के हो, 40 के हो, या 50 के हो, या 60 के हो, ये सवाल लाजिमी है। और ये बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं ये किसी तरह से ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि नहीं आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया, आप अभी तक बकवास कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सुपीरियर हूं, ये भी कोई बात नहीं है। बट ये सवाल है कि खाली रिफ्लेक्शन करनी है, देखना है कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो हमारी खुद की भी इंटरेस्ट है कि नहीं। और इसको जानने के लिए जे शेट्टी साहब 2-3 छोटे छोटे उपाय बताते हैं कि हमारे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू वाली चीज क्या है, किन चीजों को हम जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसके ऊपर में
सोचने के लिए बोलते हैं, उसमें 2 चीजें करने को बोलते हैं। सबसे पहले आप अपने 1-2 महीने का, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट उठाएं और उस बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आप ये देखें कि आपका जो मैक्सिमम खर्चा है वो किस चीज पे हो रहा है। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने में टॉप का जो पहला, दूसरा, तीसरा खर्चा है वो किस चीज के ऊपर हो रहा है। शायद आपको एक इंडिकेशन मिल जाए कि आप अपने जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरा, इसको ऑडिट बोलते हैं। ये आपका 24 घंटे में से कितना घंटा किस चीज में स्पेंड होता है। आपका जो जगने वाला समय है वो ज्यादातर किस चीज में आप उस समय को व्यतीत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिसर्च में पता चला कि एवरेज इंसान जो 70-75 साल तक की जिनकी जीवन होती है, 33 साल खाली हम उस 70-75 साल में से खाली सोने में बिता देते हैं। 33 इयर्स हम खाली सोते रहते हैं, जिसमें से 7 साल तो खाली हम सोने में, मतलब नींद का इंतजार करते करते बिता देते हैं। नींद ही नहीं आ रही है और आदमी बेड पे सोया हुआ है। 1 साल 4 महीना हम एक्सरसाइज करने में बिताते हैं, कुछ लोग इससे भी कम हो सकता है। 3 साल हम छुट्टियां आपके एवरेज लाइफ में छुट्टी में बिताते हैं, और कई सारे दिन हम खाली ऑफिस जाने की तैयारी में, बाहर जाना है तो मेकअप करना है, किसी चीज के लिए वेट करना है, इसमें हमारा समय व्यतीत होता है। तो एक ऑडिट करने की जरूरत है कि अभी जो करंट समय हम 24 घंटे में से 12 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे जो हम एक्चुअली एक्टिव फ्रेश जिंदगी जो जी रहे हैं, उसमें हमारा समय किस चीज में सबसे ज्यादा जा रहा है, और जो समय हम व्यतीत कर रहे हैं वो क्या उसी रास्ते में है जो हम जिंदगी में आगे करना चाहते हैं। तो जो भी दुनिया भर में अगर आप देखें वर्ल्ड ओवर, एंड ये कई सारे रिसर्च और स्टडीज में देखा है कि जो लोग स्वस्थ हैं, पैसे वाले हैं, समृद्ध हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ये सब लोग अपना समय एजुकेशन में व्यतीत करते हैं, बशर्ते कि एंटरटेनमेंट। अभी हमारा मेजॉरिटी ऑफ समय एंटरटेनमेंट में चला जाता है, एजुकेशन में कम जाता है। और ये बहुत पूरी ह्यूमिलिटी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी हम लोग इस गंभीर मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं और आप साथ में हैं और सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे या देखेंगे, तो आप प्रॉब्ली उस रास्ते पे ऑलरेडी हैं जहां आप खुद से भी सवाल पूछ रहे हैं, नई चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आप एजुकेशन को, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट से ज्यादा महत्व देते हैं। तो कुछ नई चीजें आप सीख कर आएंगे। अभी एजुकेशन क्या केवल कॉलेज में और स्कूल की पढ़ाई में है? नहीं, आप डॉक्यूमेंट्री देख करके आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। वही नेटफ्लिक्स पे, वही डिज्नी हॉटस्टार पे, वही यूट्यूब पे आपको सैकड़ों हजारों डॉक्यूमेंट्रीज आपके सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के हिसाब से फ्री में देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं उसको। आप नए कोर्सेज कर सकते हैं ऑनलाइन, बड़ी सारी कोर्सेज हैं, फ्री में मिलती हैं। आप किसी पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जे शेट्टी की पॉडकास्ट है, आप उनको सुन सकते हैं। आप नई किताबें पढ़ सकते हैं अपनी नई आइडियाज को डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली आइडिया ये है कि और किसी को सुधारना तो हमारे वश में है नहीं, बट क्या हम खुद को थोड़ा कल से अच्छा कर सकते हैं क्या? दैट्स द एंटायर क्रक्स ऑफ आई वुड से एजुकेशन की कल जो अमित शेखर था उससे आज का अमित शेखर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ी नई नॉलेज होनी चाहिए। एक और चीज करने की बात करते हैं, वैल्यू की ऑडिट कीजिए। वैल्यू ऑडिट मतलब एक पेन और पेपर लेकर के लिखना है वो 3 चीजें जिसकी आपको अभी तीव्र इच्छा है। 3 things which you really want in your life right now। अब ये हो सकता है कि ये प्रमोशन हो जाए, या फिर ये एक नया घर चाहिए, या एक नई कार चाहिए, और उसके बाद खुद से पूछना है कि ये वास्तव में मेरी खुद की चाहत है, कि मेरे परिवार के लोगों की चाहत है, कि सोसाइटी की चाहत है, या किसी दूसरे को दिखाने के लिए मैं सब कुछ करने की सोच रहा हूं। आपको एक बहुत हद तक क्लैरिटी आएगी कि ये जो गोल है ये परस्यू करने लायक है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी खुद की चाहत नहीं है तो उसको पाने के बाद भी खुशी मिलने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। और किसी और के लिए कुछ करते करते रह जाना, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने जो आईसीयू में काम करती थी, करीब 50 लोगों से बातचीत की उनके
आखिरी क्षण में जब भी उनकी ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी तभी उन्होंने बताया और कंसेंट लेके बात की, तो मेजॉरिटी ऑफ देम ऑलमोस्ट 90% प्लस लोगों ने बोला कि मैं जिंदगी में वो कर ही नहीं पाया जो मुझे करने का मन था। और ये सबसे बड़ा दुख रह गया उनका। दूसरा दुख है कि मुझे अपने बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था। ये दूसरा दुख है। तो हम ये जो आपाधापी में भागादौड़ी में जो दौड़ने लगते हैं ना, तो इसमें कई सारी चीजें हम भूल जाते हैं कि ये हमें खुशी देगा कि नहीं देगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो एक और चीज नोटिस की है मैंने रोड पे चलते चलते, अभी तो भगवान ने एक छोटी सी हमें भी अच्छी गाड़ी दी है, बट मैं सोचता हूं कि मेरे से महंगी गाड़ी में जो चलते हैं, बड़ी गाड़ियों में जो चलते हैं, वो सब मेरे से ज्यादा खुश होने चाहिए। बट आज तक एक भी इंसान ना ऐसा नहीं मिला कि जो अपने बेंटले में या BMW में जो बैठे हैं और बड़े प्रफुल्लित और खुश लग रहे हैं, सब चिंतित ही दिखते हैं मुझे। तो ये भी कोई पैमाना नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, आपके पास आपका घर बड़ा हो जाएगा, आपकी नौकरी बड़ी हो जाएगी तो आप बड़े प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। युवल नोआ हरारी ने एक बहुत सही चीज बोली कि पहले जब भी मैं एक गरीब प्रोफेसर था, जब भी किताबें नहीं छपी थी, और अभी जब किताब आ गई है, तो फर्क अभी ये है कि ये कंफर्ट आ गई। कोई चीज अगर मैं खरीदना चाहूं तो बिना प्राइस लेवल देखे मैं खरीद सकता हूं। नॉर्मल खाने की चीज, जिंदगी की चीजें, ना कि ये कि महल खरीद लेना और वो। तो ये कंफर्ट पैसा आपको दे सकता है। और इसमें अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो मिनिमलिज्म नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखिएगा। ये कहानी है उन 2 वेरी सक्सेसफुल टेक एंटरप्रेन्योर्स की, जो 30 साल की उम्र में उनके पास सब कुछ था, पैसा, जान पहचान, पावर एंड ऑल, फिर उनको खाली खाली लगता था। तो उन्होंने सब धीरे धीरे करके एक कॉन्सेप्ट शुरुआत की कि जिंदगी में बहुत सारी जो अननेसेसरी चीजें हमने इकट्ठा कर ली, उसको कम करें तो क्या हमारी जिंदगी ज्यादा फुलफिलमेंट वाली हो सकती है। तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। डॉक्यूमेंट्री का नाम है मिनिमलिज्म। जे शेट्टी साहब एक और चीज करने को बोलते हैं, वो बोलते हैं कोर वैल्यू जो है आपकी, 5 जीवन के बहुमूल्य मूल्य हैं, इनकी ऑडिट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसी क्या 5 चीजें हैं जिनको आप जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? इज इट फैमिली, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप? मैं ऐसे ही सोच रहा हूं और जोर जोर से बोल रहा हूं। इंसानियत क्या है आपके लिए, आपके 5 इंपॉर्टेंट वैल्यूज? और ये आपकी सोच है कि आप इन वैल्यूज के ऊपर में काम कर रहे हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वो आपके एक्शन में दिखता है? क्या आपके बिहेवियर में दिखता है? क्या आप कई बार आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को पसंद नहीं कोई उसकी बुराई उसके पीठ पीछे करे, किसी को पसंद नहीं, लेकिन हम सब पीठ पीछे किसी न किसी की बुराई जरूर करते हैं। तो अगर मैं बोलूं, देखो मेरे को किसी को क्रिटिसिज्म पीठ पीछे करना पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं आते, और जब भी आप देखेंगे मैं खुद ही वो कर रहा हूं तो आप मेरे को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो हमारी खुद की जो सोच है और जैसा हम सोचते हैं कि हम बिहेव कर रहे हैं, वो सामने वाला हमें कैसे देखता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक मिसिंग लिंक होता है अक्सर लोगों को। मुझे भी बहुत पहले एक जो हैरी करके एक एक्सरसाइज की थी, तो मैं खुद को बड़ा ओपन ट्रांसपेरेंट ये समझता था, बट जो रिजल्ट है उसमें पता चला नहीं, लोग तुमको ऐसा नहीं देखते। तो फिर मैंने कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। अभी भी वो जर्नी चालू है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा यहाँ पे, जे शेट्टी ने जो अपनी किताब में बताई है, एक अच्छे राजा और बुरे राजा की कहानी, गुड किंग वर्सेस इविल किंग। तो जो अच्छे राजा थे उन्होंने अपने घर एक दूसरे राजा जो कि उतने अच्छे नहीं थे उनको बुलाया खाने के लिए। जैसे खाने की शुरुआत होने वाली थी, डिनर पे बुलाया था, और खाने की शुरुआत होने वाली थी, जो इविल किंग थे उन्होंने फट से अपनी प्लेट हटाई और चेंज कर ली राजा से। तो अच्छे वाले राजा वो बोले, आप ऐसा क्यों आपने किया, आपने प्लेट क्यों चेंज किया? बोले क्या भरोसा तुमने इसमें जहर मिला दिया हो। तो वो हंसे, उन्होंने बोला कि आप तो हमारे गेस्ट हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे। फिर दोनों ने खाने की शुरुआत की, तो जो इविल किंग था उसने वापस प्लेट चेंज कर लिया। बोला अभी क्या हुआ? बोले क्या मालूम, तुमने डबल ब्लफ खेला हो, तुमने सही में मेरे वाले प्लेट में ही ऐसा मिलाया, अपने वाले प्लेट में ही मिलाया हो कि मैं तुम्हारी प्लेट को खाऊं और मर जाऊं। नतीजतन ये हुआ कि जो गुड किंग थे उन्होंने अपना खाना खत्म किया, और जो बैड किंग थे, इविल किंग थे, वो अपना खाना भी नहीं खाए, चिंतित बैठे रह गए। सो
हम दूसरे लोगों की जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उसको बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि उसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। हम खुद की गलतियों को नहीं देख पाते। जो मिस्टेक्स हम खुद से कर जाते हैं या जो हमारी आदत में शामिल है, वो दिन रात हम किए जा रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आते। हाँ, कोई आंख खोलने वाला, दिखाने वाला क्लोज फ्रेंड या फैमिली का बंदा आके आपको अगर बोल जाए कि तुम ऐसे हो, ऐसे कर रहे हो, आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन बाद में थोड़ी ये भी अंदाजा होगा कि हाँ, वो सही बोल रहे हैं। तो जे शेट्टी साहब बोलते कि वैल्यू ऑडिट करते रहना इंपॉर्टेंट है, कि आपके जीवन के सबसे 4-5 जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं, जिनको लेकर आप बोलते हैं मेरी जिंदगी इसी के ऊपर में डिपेंडेंट है, आप उसको कितने अच्छी तरह से पालन करते हैं। ज्यादा नहीं, महीने में एक बार घंटे 2 घंटे बैठ के सोचना है कि जिन चीजों को मैं अपने दिल के बहुत करीब मानता हूं, उन चीजों पे मैं किस तरह से काम कर रहा हूं। और ये एग्जाम्पल इसी तरह से देते हैं कि देखिए, चाहे आपके विचार और जो आपके वैल्यूज हैं, चाहे कितने भी पवित्र हों, समय चलते चलते उसके ऊपर में धूल जमती है। आप दूसरे ख्यालों में, दूसरी चीजों में आके आप जो कोर वैल्यू है उससे दूर जा सकते हैं। तो वैल्यू ऑडिट करना इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह बताते हैं कि मान लीजिए आपने अपना बगीचा बनाया, गार्डन बनाया, तो समय समय पे आपको गार्डन की सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें बहुत सारा घास, जंगल, पतवार जो है वो जमा हो जाता है। तो आपके जो विचार हैं, आपके जो वैल्यूज हैं, उसको समय समय पे चेक करते रहने की जरूरत है। और जो गलत, नेगेटिव जो विचार आ गए हैं, उनको हटाना इंपॉर्टेंट है। तभी आपको मालूम पड़ेगा आपके ट्रू वैल्यूज क्या है, मेरे ट्रू वैल्यूज क्या हैं। और शुरुआत छोटे से ही करनी है। मतलब मैं तो छोटा छोटा एक बोलता हूँ कि अगर हम खाली बोला मैं किसी और की क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, किसी और के ऊपर ज्यादा जजमेंटल नहीं होगा, एक अच्छी शुरुआत है। और हमारे एक बहुत पुराने टीचर हैं सुनील पारेख साहब, तो उन्होंने बहुत पहले 2013 के उनके सेशन में उन्होंने बताया था कि अगर एक इंसान ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना और जस्टिफाई करना बंद कर दे और अपने सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो उसकी लाइफ में चेंज आना गारंटेड है। हालांकि ये करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कि दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं या क्रिटिसाइज नहीं करते हैं या फिर अपनी सिचुएशन का जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। और इस दुनिया में जो मैंने अभी तक के अनुभव में देखा है, सबसे आसान काम है क्या करना? निंदा करना। कुछ नहीं लगता, आप बस बैठ जाइए। आप किसी को, आप आज के दिन भी जब भी हम बात कर रहे हैं, तो आज 4 सभाएं हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 4 सभाएं की हैं। 8:30 बजे सभा हुई और शाम तक, और अलग अलग दूरी पर हुई है। लेकिन कितना भी हार्ड वर्क कर लें, सबसे ज्यादा गाली इंडिया में उनको ही पड़नी है, क्योंकि हमारा फेवरेट पास टाइम है किसी भी ऐसे इंसान को जो कुछ बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है उसको निंदा करना। हम मान लीजिए एक और चीज बोली गई, क्रिटिसिज्म उनकी होती है जो आपसे आगे हैं। आप उनकी क्रिटिसिज्म करते हुए ज्यादा पाएंगे खुद को। जो आपके पीछे हैं आप उन पर बॉदर नहीं करेंगे, बोले ठीक है वो तो क्या है वो। ये इंसानी फितरत है, ये हमारी सोच है। टफ है, कोशिश करते रहें। कि हमारे तो गांव में 1-2 ऐसे इंसान भी हैं, नानी के यहाँ भी हैं और मेरे गांव में भी हैं, जो किसी भी अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी आपको गलती निकाल कर दिखा सकते हैं। एकदम पारंगत हैं, उनको मतलब सर्टिफाइड डिग्री होल्डर्स हैं कि वो गलतियां निकाल सकते हैं और उनको उसमें मजा आता है। तो बट उनकी वो सोच है, उनकी वो जिंदगी है। इससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है पता नहीं, वही बता सकते हैं। बट खुद के बारे में ये जानना कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, मैं किसी टफ सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता हूँ, अगर ये आप खुद को दूर से थोड़ा देख पाएं और समझ पाएं, या आपके कोई क्लोज हैं जो आपको इसके ऊपर फीडबैक दे पाएं, तो ये नोटिस करना बहुत बहुत एक्साइटिंग होता है कि अरे उस सिचुएशन में मैंने ऐसा रिएक्ट किया तो क्यों किया। और जैसा मैंने आपको बताया, एक ऑनलाइन भी आपको जो हैरी विंडो का टेस्ट मिल जाएगा कि आपको एक ही सवाल 5-6 बार 7 बार पूछे जाएंगे आपका बिहेवियरल पैटर्न जानने के लिए, और तब आपको पता चलेगा कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और दुनिया आपको कैसा देखती है। दोनों में बहुत फर्क हो सकता है। तो ऑनलाइन डिस्क टेस्ट भी आते हैं, हमारी कंपनी उसको पैसे देकर भी हमको अंडरगो करने के लिए बोलती है। तो लास्ट वीक मैंने वापस टेस्ट किया है। पहले से सुधार है, लेकिन आगे बहुत सुधार की जरूरत है, जिसके ऊपर मैं काम करते रहूंगा। तो जे शेट्टी जी एक और चीज करते, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। घर में 2 उन्होंने बोयाम रखे हुए हैं, जार रखे हुए हैं। उन जार में उनका सिंपल रूल है कि जब भी मैं कंपेयर करूंगा, कंप्लेन करूंगा या क्रिटिसाइज करूंगा किसी को, तो उसमें एक कागज का टुकड़ा डाल दूंगा।
जब भी मैं किसी को साथ में मिलाकर काम करूंगा, लोग को सपोर्ट करूंगा, किसी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्तित करूंगा, आई विल शो ग्रैटिट्यूड, तो उस समय फिर उसमें दूसरे बोयाम में एक कागज डालूंगा और फिर उसको वीक में चेक करना है कि इस वीक में मैंने ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, कंपेयर किया, कि इस वीक में मैंने ज्यादा ग्रेटफुलनेस दिखाई, कोलैबोरेटिव रहा हूं कि सपोर्टिव रहा हूं। सो दिस इज वैल्यू ऑडिट एंड बिहेवियरल ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज कथनी करनी का फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये किसी और से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी खुद की कंपटीशन है कि मैं कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहा हूं कि मैं ज्यादा कोलैबोरेटिव हूं, ज्यादा सपोर्टिव हूं, ज्यादा ग्रेटफुल हूं जिंदगी के लिए। मेंटल नोट रखनी है। एक दिन किसी दिन 10 बार लोगों की निंदा की तो अगले दिन ऑटोमेटिकली 8-6 होगी। फिर हो सकता है संडे को 2 दोस्त मिले या फैमिली वाले मिले, फिर पूरे 3-4 घंटे बैठ के पूरी निंदा ही में निकल गए। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्रिटिसिज्म नहीं है, आपके नेगेटिव थॉट्स भी नहीं है, आपके नेगेटिव बिलीव्स भी नहीं है, ये सब कंडीशनिंग और हैबिट है। अभी आप मोटा मोटा देखें कि 4 लोग 5 लोग जब मिलेंगे तो अक्सर निंदा की ही बातें होती है। उसमें कोई अगर आदमी उनको दूसरा नजरिया दिखाना चाहे, बोले भाई जाओ तुम छायावादी हो सारे, खाली हमेशा पॉजिटिविटी करते रहते हो, दुनिया ऐसी है नहीं। तो दुनिया तो वैसी है जैसी आप देखना चाहते हैं। एक नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव इंसान को कुछ पॉजिटिविटी दिख जाती है। तो ये जो आपकी ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो आपका गार्डन है, उसमें किस तरह के पौधे उग रहे हैं उसके ऊपर में आपका कंट्रोल होना जरूरी है। तो महीने में 1-2 बार 1-2 घंटे बैठकर बहुत डिस्टिंक्टली सोचना कि व्हाट आर माय वैल्यूज, मैं कैसे इसमें सुधार कर सकता हूं और क्या चीजें मैं वैल्यू के अगेंस्ट कर रहा हूं, ये चेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज है कि खुद को अपने तकलीफ, स्ट्रेस से आइडेंटिफाई नहीं करना। ये स्टेटमेंट देना कि मैं अनहेल्दी हूं, मैं स्ट्रेसफुल आदमी हूं या फिर मैं नेगेटिव आदमी हूं, नहीं, ये आप एक नेगेटिव टाइम स्पेस से गुजर रहे हैं। आप अनहेल्दी नहीं है, आपके हैबिट्स अनहेल्दी हैं। अगर आप उन्हीं अनहेल्दी हैबिट्स को हेल्दी करें तो आपके हेल्थ में इमीडिएट परिवर्तन, सुधार आए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला यू आर व्हाट योर हैबिट्स आर, आपके जो आदत हैं आप वही हैं मोटे मोटा लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो। और इसमें थॉट्स एंड वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में क्या विचार चलते हैं, आपके मुंह से क्या निकल के आता है। एक ही काम अगर 3 लोग कर रहे हो और अगर आप उनसे पूछने जाओ वो क्या काम कर रहे हैं, आपको 3 अलग अलग जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत पुरानी अपने हिंदू धर्मशास्त्र में ही एक कहानी है कि एक साधु जा रहे थे, रोड पे जा रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने पहले से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो बोला दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया है, पत्थर तोड़ रहे हैं आप। दूसरे के पास आगे बढ़े, उन्होंने बोला सुनिए आप क्या कर रहे हैं। तो उसने थोड़ा गर्दन टेढ़ी की और बोला मैं एक मंदिर बना रहा हूँ। तो बोले बहुत बढ़िया, आप तो मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़े तो उन्होंने एक तीसरे मजदूर को देखा, वो भी वही काम कर रहे थे। उनसे पूछा भाई जी आप क्या कर रहे हैं। तो उन्हें बोला अरे नमस्कार महाराज, मैं ना दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर बना रहा हूं। काम एक ही है, तीनों के तीनों पत्थर पे ही काम कर रहे थे, बट उस काम से आपकी मीनिंग, पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, ये सब बहुत हद तक आपकी आइडेंटिटी पे जाता है। आप कहां से किस जगह से आ रहे हो, और आपकी आइडेंटिटी के पीछे आपकी कंडीशनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बचपन कैसा गया, आपके माँ बाप ने आपको क्या शिक्षा दी। यहाँ पे ब्लेम किसी को नहीं है, कोई भी हमें वही शिक्षा देते हैं जो उनको मिली होती है, और हमारे ऊपर है बहुत हद तक। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिली, आपको अच्छा पेरेंटेज मिला, शुक्रगुजार होइए। अगर नहीं भी मिला तो भी आप ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को, आपको जो नहीं मिला वो सब दे पाए। खाली अपने बच्चों को नहीं, दूसरे बच्चों को भी दे पाए, सही रास्ता ही दिखा पाए किसी को, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। जे शेट्टी जी की और भी इमोशनल डिक्शनरी, जो अलग अलग चीजें हैं और कुछ टिप्स हैं, वो आगे हम और शेयर करेंगे अगले वीक में, कि अगर हमें हमारे जीवन में अपना सही उद्देश्य
और शांति चाहिए तो खुद के विचारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और हमारे दिमाग को, हमारे मन को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इसकी अगली एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आपको मिलेंगे अगले शनिवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले सप्ताह में वापस मिलते हैं आप सबको। बाय बाय, टेक केयर।